वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज़ अंतर वाले क्वेश्चन पढ़ाइए, बायोलॉजी में अंतर वाले क्वेश्चन पढ़ाइए। तो आज हम लाए हैं महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न। महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न, जैसा कि हम कह सकते हैं कि यह क्लास 10th बायोलॉजी पोर्शन चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं जैव प्रक्रम चल रहा है। जैव प्रक्रम में जितने भी अंतर वाले प्रश्न हैं आज हम उनका निपटारा कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर अंतर वाले प्रश्न करवाइए, अंतर वाले प्रश्न कराइए। आज हमने अंतर वाले प्रश्न लाए हैं दोस्तों। टॉप इसको कर लेते हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं दोस्तों तो आपको पेपर में लगभग 10 मार्क्स या 5 मार्क्स से ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि इसका वेटेज अंतर वाले प्रश्न का वेटेज कहीं 3 नंबर का होता है तो कहीं 5 नंबर का होता है, तो कहीं 7 नंबर में भी आ जाता है अंतर वाले प्रश्न। दोस्तों, समय न व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं अंतर वाले प्रश्न। टॉप 5 अंतर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आइए हम इसका एक एक टॉपिक करके धीरे धीरे दोस्तों सभी टॉपिक को कवर करेंगे। आइए इसका पहला टॉपिक देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सी श्वसन होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। अर्थात कह सकते हैं कि वो O2 की उपस्थिति में संपन्न होता है। किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? O2 की उपस्थिति में। जैसे हो गया दोस्तों, देखो ऑक्सी श्वसन में जैसे कि कोई जानवर मर गया है, उसका किण्वन होता है। मतलब वो जब किण्वन होता है दोस्तों, डिकम्पोज बोलते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही उसका डिकम्पोजिशन होता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा दोस्तों तो वह जो मरा हुआ जीव है वह सड़ेगा नहीं, उसका डिकम्पोज नहीं होगा। आइए इसका दूसरा अनाक्सी श्वसन का पहला पॉइंट देखते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है। यह जो ऑक्सी श्वसन है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है दोस्तों। जिससे कोई ऐसी क्रिया है जैसे कि मतलब कि वो जैसे शराब हो गई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर उसे मतलब वो बंद करके ही रखी जाती है, क्योंकि वह लॉन्ग समय तक चल सके। जैसे चिप्स हो गया, चिप्स के पैकेट हो गए, उसमें क्या रहता है? ऑक्सीजन नहीं रहता, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक चल सके। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट है दोस्तों। इस क्रिया में 38 ATP बनते हैं। कितने दोस्तों? इस क्रिया में एक अणु जब टूटेगा, कितने अणु टूटेंगे? तो एक अणु जब टूटेंगे, एक अणु टूटने पर कितने ATP प्राप्त होंगे हमें? तो एक अणु टूटने पर हमें 38 ATP प्राप्त होंगे। कितने ATP प्राप्त होंगे दोस्तों? तो 38 ATP प्राप्त होंगे। और इस क्रिया में जो अनाक्सी श्वसन है, अनाक्सी श्वसन में एक अणु टूटने पर एक अणु के टूटने पर दोस्तों 2 ATP महज 2 ATP ही प्राप्त होती है। कितनी OTP प्राप्त? OTP नहीं सॉरी दोस्तों, ATP। कितनी ATP प्राप्त होती है दोस्तों? तो महज 2 ATP ही प्राप्त होती है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? प्लीज इसे कमेंट में बताना ना भूलें। ATP का फुल फॉर्म दोस्तों। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इसमें CO2 अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। दोस्तों, कह रहा है इसमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। किसमें दोस्तों? तो ऑक्सी श्वसन में CO2 अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, और जो अनाक्सी श्वसन होता है इसमें जो CO2 होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है। मतलब ऐसी क्रिया देखिए, अगर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो इसमें कार्बन डाइ कहाँ ही होगा। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें CO2 की कम मात्रा होती है, और जो ऑक्सी श्वसन होता है इसमें CO2 की अधिक मात्रा होती है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? तो चौथा पॉइंट कह रहा है कि यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य के साथ साथ यह क्रिया जो ऑक्सी श्वसन है दोस्तों, कह रहा है उसमें चौथा पॉइंट कि यह क्रिया कोशिका द्रव्य के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी संपन्न होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया में भी संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? तो ऊर्जा घर भी बोलते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें चौथा पॉइंट क्या कर रहा है? तो यह क्रिया जो होती है, जो ये प्रक्रिया होती है अनाक्षी शोषण में, तो ये केवल कोशिका द्रव में ही पूर्ण होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण नहीं होती है दोस्तों। ये किससे पूर्ण होगी? सिर्फ कोशिका द्रव में ही पूर्ण होगी। आइए देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? तो पांचवा पॉइंट है इस प्रक्रिया, किसमें पांचवा पॉइंट दोस्तों? ऑक्सी शोषण में। ऑक्सी शोषण में पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है इस क्रिया में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, इस क्रिया में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। किलो कैलोरी, एक कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है दोस्तों? प्लीज़ इसे कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या कह रहा है दोस्तों कि इस क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें पांचवा पॉइंट क्या है? इसमें पांचवा पॉइंट कह रहा है कि इस क्रिया में पाइरोवेट अम्ल, पाइरोवेट एक प्रकार का अम्ल होता है दोस्तों। इस क्रिया में पाइरोवेट अम्ल के अपूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कैलोरी, कितनी कैलोरी दोस्तों? ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेकंड टॉपिक क्या है दोस्तों? सेकंड टॉपिक है निःशोषण और निःशोषण में अंतर। आइए देखते हैं इसको दोस्तों। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, हम 5 महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगर यह 5 आप महत्वपूर्ण अगर अंतर वाले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया है पूरे एग्जाम में। 5 नंबर कहीं नहीं गया है। आइए देखते हैं निःशोषण और निःशोषण में अंतर। नंबर 1 क्या कह रहा है? इस क्रिया द्वारा बाहर की ऑक्सीजन युक्त अर्थात कह सकते हैं निःशोषण क्रिया द्वारा बाहर की ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु फेफड़ों में आती है। अर्थात कह सकते हैं जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है दोस्तों, वो ऑक्सीजन युक्त जो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे कहाँ आती है? फेफड़ों से हमारे अंदर आती है, हमारे फेफड़ों में आती है। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है इस क्रिया में, अर्थात कह सकते हैं निःशोषण क्रिया में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाली वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे फेफड़े में दो प्रकार का मतलब होता है, भाग होता है दोस्तों। एक होता है दायानिलय, एक होता है बायानिलय, एक होता है अलिंद, एक होता है निलय। अलिंद होता है, निलय होता है, एक दायानिलय बायानिलय होता है दोस्तों। उसी प्रकार तो हमारे दोस्तों एक तरफ से हमारी फेफड़ों की शुद्ध वायु आ रही है निःशोषण द्वारा, और निःशोषण द्वारा CO2 के रूप में वायु फेफड़ों से बाहर निकल जा रही है। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? कह रहा है कि इस क्रिया में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों का दाब कम हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं फेफड़ों में जो गुहा होती है दोस्तों, जिसका नाम वक्ष गुहा है, उसका दोस्तों वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अर्थात उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन हमें जैसे सांस लेते हैं तो हम इसका वक्ष गुहा का जो आयतन रहता है बढ़ जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन वो आसानी से फेफड़ों में जा पाती है, जिसके कारण हमारा जो वायु दाब होता है दोस्तों शरीर में जाता है वो कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस क्रिया में अर्थात निःशोषण क्रिया में दोस्तों, इस क्रिया में वक्ष गुहा जो का आयतन होता है दोस्तों वो कम हो जाता है। अर्थात हम सांस छोड़ते समय वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और हमारे फेफड़ों में वायुदाब बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है दोस्तों? हमारे फेफड़ों में वायुदाब बढ़ जाता है। अर्थात
हम कह सकते हैं अगर हम अपनी सांस को रोकें, अगर हम अपनी सांस को रोकें दोस्तों, तो हमारे जो फेफड़ों के गुरुत्वाकर्षण आयतन है वो कम हो जाता है और वायु दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें ऊबा सांसी होने लगती है। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। कह रहा है यह श्वासोच्छ्वास की सक्रिय अवस्था है। यह कैसी अवस्था है दोस्तों? यह श्वासोच्छ्वास की सक्रिय अवस्था है। और निःश्वासन में क्या है दोस्तों? तो निःश्वासन में यह श्वासोच्छ्वास की निष्क्रिय अवस्था है। कैसी अवस्था है दोस्तों? तो यह श्वासोच्छ्वास की निष्क्रिय अवस्था है। दोस्तों चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि निःश्वासन में वायु ठंडी व शुष्क हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो निःश्वासन है उसमें वायु कैसी रहती है हमारी, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाएगा तो वो ठंडा रहेगा। कैसा रहेगा दोस्तों? ठंडा रहेगा। और कैसा रहेगा? शुष्क, यानी ठंडा रहेगा और सूखा हुआ रहेगा। और उसके ठीक उसके विपरीत निःश्वासन में वायु जो होती है, वायु हमारे जब बोले हमारे शरीर से जो वायु निकली तो वो गर्म है दोस्तों, और उसमें क्या है दोस्तों? नमी, अर्थात कह सकते हैं वह थोक जैसे हो जाता है, गर्म हो जाता है, ये सब बाहर के रूप में आता है। तो कैसे होता है? वायु गर्म हो जाता है और नम हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? वायु जो होती है हमारे शरीर से बाहर आती है तो वायु गर्म हो जाती है, और वायु में जो बूंद के पार्टिकल निकलते, बूंद के कण निकलते हैं दोस्तों, वो कैसे रहते हैं? नमी हो जाती है। क्योंकि वायु जब हम बाहर फेंकेंगे तो हमारे शरीर से नमी आती है बाहर। उसी प्रकार पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है निःश्वासन में CO2 की मात्रा लगभग 0.4% होती है। जो निःश्वासन होता है दोस्तों उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 0.4। अर्थात जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे दोस्तों, तो जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है? लगभग 0.4%। दोस्तों हमारे शरीर में जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो उसकी जो ऑक्सीजन में CO2 की वैल्यू रहेगी वो 0.4% रहेगी। ठीक उसके विपरीत निःश्वासन में दोस्तों, निःश्वासन में इसकी वायु में 4.0% CO2 होती है दोस्तों। जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कितनी परसेंट CO2 होती है? 4.0% CO2 होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है? धमनी और शिरा में अंतर। ये दोस्तों ये जो पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसा दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रायः हर साल एक न एक सेट में पूछा ही जाता है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास लगभग 7 सेट की पूरी कॉपियां हैं। हमने देखा है प्रायः 2 या 3 सेट में या प्रायः पूछा ही गया है, जिससे ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आइए देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर, एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों धमनियाँ जो होती हैं, धमनियाँ रुधिर को हृदय से अंगों की ओर लाती हैं। जो दोस्तों धमनी होती है वो रुधिर जो होता है वो रुधिर को कहाँ से? तो हृदय से कहाँ लाता है? तो हृदय से अंगों की ओर भेजता है। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों वो जो रुधिर धमनी होती है वो रुधिर को हृदय से छान कर कहाँ भेजता है दोस्तों? तो छान कर अंगों की ओर भेजता है। कहाँ भेजता है? तो रुधिर हृदय से अंगों की ओर भेजता है। धमनियाँ रुधिर को हृदय से अंगों की ओर भेजता है। और जो शिराएं होती हैं दोस्तों, शिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर भेजता है। अर्थात कह सकते हैं इसका धमनी का ठीक विपरीत रुधिर में होता है। धमनी का ठीक विपरीत रुधिर में होता है, क्योंकि ये देखिए दोस्तों ये हृदय से रुधिर को अंगों की ओर भेज रहा है, परंतु जो शिरा होती है वो रुधिर को अंगों से हृदय की तरफ भेजती हैं। ठीक इसी प्रकार धमनियों में रुधिर दबाव के साथ बहता है। धमनियों में रुधिर कैसे बहता है दोस्तों? धमनियों में रुधिर दबाव के साथ बहता है। दोस्तों कैसे बहता है? धमनियों में रुधिर दबाव के साथ बहता है। और जो शिराओं में रुधिर होता है वो बहुत कम दाब के साथ बहता है। कह सकते हैं कि जिसके कारण हमारे खून में जो प्रेशर होता है कहीं पर कट जाता है, नस कट जाती है, तो खून में इतना तेज प्रेशर होता है दोस्तों। किसके कारण होता है? तो वह धमनियों के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो वह धमनी के कारण होता है, जिसके कारण रुधिर का दबाव बहुत तेज रहता है, बहुत तेज दबाव के साथ रहता है दोस्तों। और ये जो रुधिर में शिरा होती है इसमें बहुत कम दबाव के साथ रहता है। और जो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों धमनियों की दीवार जो होती है, जो धमनी में दीवार होती है, जैसे दोस्तों हमारे घर में दीवार होती है,
ठीक उसी प्रकार धमनी और सीरम भी दीवार होती हैं। अगर दीवारें ना रहें दोस्तों तो नस एक दूसरे से मिल जाती हैं, जिसके कारण बहुत दिक्कतें भी हो जाती हैं। कह रहा है धमनियों की दीवार भित्ति बहुत मोटी होती है। धमनियों की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक उसके विपरीत जो शिराएं होती हैं, शिराओं की दीवार होती हैं वो बहुत पतली होती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि धमनियों के विपरीत होता है। जैसे कि धमनी में इसकी दीवार मोटी होती है, ठीक उसी प्रकार शिराओं में इसकी दीवार पतली होती है। कैसी होती है दोस्तों? पतली होती है। दोस्तों चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? तो चौथा पॉइंट कह रहा है कि धमनियों की दीवार लचीली होती है। कैसी होती है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं कि धमनियों की जो दीवार होती हैं वो मोटी होने के साथ साथ लचीली भी होती है, परंतु जो शिराओं की दीवार होती हैं वो कम लचीली होती है। अर्थात कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि जो धमनियों की दीवार होती हैं वो शिराओं की अपेक्षा कम लचीली होती है। जितनी लचीली दीवार धमनियों की होती है उसकी उतनी। देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या कहते हैं? पांचवा पॉइंट है इसकी गुहा सक्रिय होती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो धमनियों की गुहा होती है दोस्तों वह सक्रिय मतलब कम चौड़ी होती है। वह सक्रिय मतलब उसकी जो चौड़ाई होती है बहुत ही कम होती है, जिससे हमारा जो खून होता है वो प्रेशर के साथ बहता है। संकीर्ण होने पर खून प्रेशर के साथ बहता है। और जो हमारी शिराओं की गुहा होती है दोस्तों, शिराओं की गुहा होती है वो कम सक्रिय होती है, यानी चौड़ी कह सकते हैं दोस्तों। कैसी होती है? तो चौड़ी होती है।